दोस्तों, मेरा नाम है मधु और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल की नॉलेज अड्डा पे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास से एक टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो IAS PCS या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। सिंपल से इसकी जो परिचय में ये बताती हूँ कि अगर आप मतलब जिस भारत को हम जानते हैं, है ना, उस भारत पे जो इतिहास लिखा है या कुछ भी राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, चाहे पीछे का जो भी लिखा हुआ है इतिहास में, वो सब इन स्रोतों पे आधारित है। अगर ये स्रोत ना होते हमारे पास तो आज हमारे को भारत के बारे में कुछ पता ही ना होता कि भारत कैसे बना, क्या है इसकी, प्राचीन काल में कैसा था, मध्यकालीन में कैसा था, आधुनिक में कैसा था। अगर ये स्रोत ना होते तो हमारे पास कुछ भी ना होता। इसीलिए आज जिस भारत को हम जानते हैं तो उस भारत को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत ये है कि हमारे पास प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से स्रोत हैं। स्रोत 3 प्रकार के हमारे पास। पुरातात्विक स्रोत हैं, धर्म ग्रंथ एवं साहित्य हैं के स्रोत हैं और विदेशी स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें जो आपको मिलेंगे अभिलेख मिलेंगे, जो शिलाओं पे, गुफाओं में या महलों की दीवारों पे, जैसे सम्राट अशोक का शिलालेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, उस तरीके से। और वहीं पे सिक्के, पुराने जो प्राचीन काल में सबसे मुख्य स्रोत है वहाँ के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जानने के लिए कि वहाँ के सिक्के कैसे हैं। जैसे मोहनजोदड़ो का मुहर है और वहीं पे मोहनजोदड़ो के मुहर से पशुपति की वो पता चलती है कि वहाँ पे पशुपति की पूजा होती थी। और ये जो सिक्के होते थे इन पे ना कोई चिन्ह होता था, चिन्ह को ठप्पा मतलब ऐसे ठप्पा मार के बनाया जाता था। तो इनको आहत सिक्के और पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। प्राचीन जो सिक्के हैं वो सोना, चांदी, पोटीन और ताम के और शीशे के और जस्ते के होते थे। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक भवन एवं स्मारक आते हैं। ऐतिहासिक भवन एवं स्मारक में चाहे वो महल हो, है ना, राजप्रसाद हो या कोई भी मतलब मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की जो इमारतें हमें मिली हैं, अन्नागार और स्नानागार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास ऐतिहासिक भवन एवं स्मारक के रूप में आई हुई हैं, जिससे हमारे को वहाँ की सामाजिक आर्थिक दशा का पता चलता है, सांस्कृतिक दशा का पता चलता है। मोहनजोदड़ो से जो हमारे को अन्नागार और हड़प्पा से जो मिली है स्मारक, वो बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रखती हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में। और वहीं पे हम कंबोडिया का जो ओंकार मंदिर है, उसकी जो कलाकृति है, उसकी जो विशेषता है, वो अपने आप में ही बहुत कुछ बताती है प्राचीन भारत के इतिहास के लिए। तो वहीं पे चित्रकला आप देखेंगे। चित्रकला में भीमबेटका की जो गुफा है वहाँ का चित्र, या बाघ की गुफा है और अजंता की गुफाओं में जो चित्र चित्रित किए गए हैं वह भी अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में उभरेगा। वहाँ से सामाजिक दशा और वहाँ पे कलाकृति, सांस्कृतिक व्यवस्था का भी पता चलता है वहाँ से। वहीं पे आभूषण, छतरी, आभूषण बहुत ही महत्व रखते हैं कि कौन मतलब ऊंच, वहाँ पे कौन कौन से वर्ग थे। उच्च वर्ग में क्या होगा कि वो ज़्यादा बहुमूल्य आभूषण पाएंगे और वहीं पे जो निम्न वर्ग होंगे वो जैसे कि कांस्य या चांदी वगैरह के पाते थे, और जो उच्च में होते थे वो कीमती पत्थरों और सोने के जेवरात पाते थे। वहीं पे है मूर्तिकला। मूर्तिकला में आप देखते हैं कि जैसे महात्मा बुद्ध की मूर्ति हो या जैन धर्म की मूर्तियाँ हो या अन्य मूर्तियाँ, देवी देवताओं की मूर्तियाँ हो, उससे भी हमारे को वहाँ पे उस समय की सामाजिक और धार्मिक दशा का पता चलता है। जैसे गांधार शैली होगी, गांधार शैली और मथुरा शैली बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड है ये शैलियाँ। और वहीं पे हम धर्म ग्रंथ एवं साहित्य को देखते हैं। धर्म ग्रंथ में वो होते हैं कि जैसे कि वेद हो गए, वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यन ग्रंथ, वेदांग, उपनिषद, संहिताएं, ये सब हैं जो धर्म ग्रंथ हैं। जैसे वेद है, वेद में क्या है, देवताओं की स्तुतियां, यज्ञ के नियमों का वर्णन किया गया। और ये वेद जो है वो 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और 4 वेद हैं। इनके सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेदों के सम्मिलित रूप को संहिता क्या मतलब क्या कहा जाता है और ये कितने हैं, सबसे पुराना कौन सा वेद है। तो इस तरीके से इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं। उसी तरह पुराण देखिए, पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ है। प्राचीन आख्यान जो होते हैं उनसे युक्त ग्रंथ पुराण है और उनकी जो संख्या है वो 18 है। वहीं पे हम ब्राह्मण ग्रंथ को देखते हैं। वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ठीक है, जो गद्य में रचित है और इसमें कर्मकांड पद्धतियों का उल्लेख होता है कि
किस तरीके की किस पूजा या अर्चना में कौन सी कर्म कांड, बलि प्रथा या जो भी है सबकी इसमें व्याख्या होती है। वहीं पे हम आर्णिक देखेंगे, जो जंगलों में संत महात्मा लोग रहते थे जिन्होंने रचनाएं की हैं, उनके द्वारा जो रची है ग्रंथ है वो आर्णिक ग्रंथ है, और वो अध्यात्म पे और दर्शन पे दो ही उसकी जो आर्णिक ग्रंथ है उसकी विषय वस्तु अध्यात्म और दर्शन है। जैसे वेदांग है, वेदांग एक अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो वैदिक ग्रंथ है, ऋग्वेद है ना, अर्थवेद है, सामवेद है, ये जो 4 ग्रंथ है उनको समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है, जिनकी संख्या 6 है। ठीक है। और वहीं पे उपनिषद, जो उपनिषद वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में है, जो उपनिषद हैं जो वैदिक ग्रंथ हैं उनके अंतिम भाग के रूप में उपनिषदों की रचना हुई है, और जो इनकी संख्या है 6, वैदिक ग्रंथों की जो अंतिम भाग है उनके रूप में उपनिषद की रचना हुई है। और यह इनका जो गूढ़ रहस्य, जैसे तपस्या वगैरह होता था, कर्मकांड होता था, दर्शन होता था, है ना, उनमें जो गूढ़ रहस्य होते हैं कि कैसे अध्यात्म, उनके गूढ़ रहस्यों का जो संग्रह है वो आपको उपनिषद में मिलेगा। वहीं पे स्मृतियां आप देखेंगे, स्मृतियां हैं जो वो सूत्रों के पश्चात उनकी रचना हुई है। और स्मृतियां में यह होता था कि यहाँ पे इनको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इनमें धार्मिक और भी, जैसे मनुस्मृति हो गई, है ना, ऐसे और भी स्मृतियां हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बहुत ही जानकारी मिलती है। वहीं पर सूत्र साहित्य को आप ले लीजिए। सूत्र साहित्य मनुष्य के कर्तव्य जो होते हैं समाज के प्रति, है ना, सूत्र साहित्य में उन नियमों का वर्णन किया गया है कि मनुष्य का क्या दायित्व है समाज के प्रति और उसके लिए क्या नियम है, उनका वर्णन सूत्र साहित्य में किया गया है। वहीं पे महाकाव्य हैं। आपको पता है कि महाकाव्य हमारे विश्व के जो प्राचीन रामायण और महाभारत महाकाव्य हैं वो हमारे भारत में पाए जाते हैं। तो महाकाव्य से भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। वहीं पे बौद्ध एवं जैन ग्रंथ हैं। बौद्ध जैन ग्रंथ जो है वो है जैसे जैन ग्रंथ है, कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है और आचरांग सूत्र है। ठीक है। तो ये मुख्य जो जैन धर्म के ग्रंथ है। वहीं पे जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो है सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, महावंश, दीपवंश और बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। ठीक है। तो फिर इनसे भी उस समय की जो बुद्ध के समय की जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, कैसे लोग रहते थे, है ना, और बुद्ध के जीवन में क्या घटनाएं घटी हैं, उनकी जीवनी क्या है, उन सब के बारे में हमें इन ग्रंथों से पता चलता है। वहीं पे जो साहित्य ग्रंथ है, ये तो हो गए ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है, ये सब ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ है। ठीक है। वहीं पे साहित्यिक ग्रंथ है जिसमें है राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित है। और उनकी जो इस जो राजतरंगिणी है इसमें पहली बार ऐतिहासिकता की झलक मिलती है। ये अपने आप में इसलिए महत्व रखती है कि इसमें पहली बार ऐतिहासिकता की झलक मिलती है। वहीं पे मुद्रा राक्षस वो विशाखादत्त के द्वारा रचित है। और इसमें मौर्यकालीन जो मौर्य काल था उस समय की जो सामाजिक जीवन है उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो कई बार पूछ लेते हैं मुद्रा राक्षस किससे संबंधित है, किसने रचना की है ना, और इसमें क्या है या कौन सी पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है। तो मुद्रा राक्षस है और इसमें मौर्यकालीन सामाजिक जीवन का वर्णन है। वहीं पे अष्टाध्यायी है जो पाणिनि द्वारा रचित है। यह पहली संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि द्वारा रचित यह पहली संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। और इसमें पहली बार भारतवर्ष का जो उल्लेख हुआ है, जो भारतवर्ष शब्द है भारत के लिए, वो उल्लेख अष्टाध्यायी से ही मिलता है। वहीं पर अभिज्ञान शकुंतलम, जिस कालिदास, ये बहुत बड़े प्राचीन काल में से कवि रहे हैं और उनकी जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। इससे भी बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलती है। वहीं पे महाभाष्य, ठीक है, जो महाभाष्य है इसकी रचना पतंजलि ने की है। और इसमें क्या है, यह है जो अष्टाध्यायी है पाणिनि द्वारा रचित, उस पर आधारित है यह महाभाष्य। वहीं पे पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदायी, अपने आप में भी ये बहुत ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ रहता है। ये पृथ्वीराज चौहान के जीवन का पूरा का पूरा वर्णन होता है। जो चंद्रवरदायी हैं वो इनके परम मित्र थे और इन्होंने उनके जीवन पे पूरी व्याख्या जो की है। पृथ्वीराज रासो के जीवन कालीन जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक थी और जीवन वृत्तांत है वो सब इसमें चंद्रवरदायी की जो रचना है पृथ्वीराज रासो में आई हुई है कि किस प्रकार
मोहम्मद गौरी उनको ले जाता है और वहाँ पे ले जाके इनके आंखें मतलब फोड़ देता है, ऐसी कुछ व्याख्या भी इसमें मिलती है। वहीं पे आप देखिए कि एक हर्ष चरित्र है जो बाणभट्ट द्वारा रचित है। बाणभट्ट भी एक कवि हैं और उनके द्वारा जो रचित है वो हर्ष चरित्र है। हर्ष चरित्र में यह एक ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ है। इसमें अपने आप ही बहुत ऐतिहासिकता की झलक मिलती है और ये ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ है। वहीं पे आप अर्थशास्त्र देखिए कौटिल्य, ठीक है, यहाँ से मौर्य काल के राज्य व्यवस्था के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र जिसके जन्मदाता कौटिल्य हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी और जिसमें मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था की झलक मिलती है। वहीं पे विदेशी स्रोत देखते हैं, जो लास्ट है तीसरा है। विदेशी स्रोत में हमारे को मिलते हैं यूनानी और रोमन लेखक जो आए भारत में, ठीक है, उनके स्रोत हैं। वहीं पे चीनी वृत्तांत, जो चीनी लोग आए हमारे भारत में, उनके हैं। और वहीं पर अरबी लेखक हैं, है ना, तो जो भारत में उन्होंने क्या क्या लिखा भारत के बारे में और वो किस समय है, किसका शासन काल था, वो सब इनमें मिलता है। जैसे यूनानी और रोमन लेखक में हेरोडोटस ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ये इस रूप में भी पूछ लिया जाता है कि इतिहास का पिता किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस हैं, वो इतिहास के पिता हैं और इन्होंने हिस्टोरिका नामक रचना किया, या बोल दिया जाता है हिस्टोरिका नामक। हिस्टोरिका किसकी रचना है, तो हेरोडोटस की है, ठीक है। वहीं पे मेगास्थनीज को देखते हैं, जो सेल्युकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। यही एक यूनानी था और इसने इंडिका की रचना की है। और इसमें क्या है, मौर्य काल में जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में जो भी व्यवस्थाएं थी या उस समय जो भी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, जो उसकी जो जानकारी मिलती है ये इंडिका से मिलती है, मेगास्थनीज के रचना से। वहीं पे टॉलेमी ने ज्योग्राफी की रचना की है और यह 150 ईसा पूर्व की है, मतलब 150 ईस्वी में की है, ईसा पूर्व सॉरी 150 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। और इसमें ये मिलता है कि जो टॉलेमी की ज्योग्राफी है उसमें प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्यिक जो जानकारी है, उस समय किस प्रकार का भूगोल था, प्राकृतिक स्थिति क्या थी भारत की, और क्या कहते हैं, और उसमें उस समय किसके साथ व्यापार और वाणिज्यिक जो संबंध थे उसकी व्याख्या किया गया टॉलेमी की ज्योग्राफी में। वहीं पे प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका है, ठीक है, यह रोमन लेखक है प्लिनी और इसकी जो रचना है वो नेचुरल हिस्टोरिका है। इसमें भी भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंध की व्याख्या की गई है, उस पर प्रकाश डालता है ये ग्रंथ। अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण है कि इटली के साथ पुराने समय में भी किस प्रकार से व्यापार संबंध थे भारत के। वहीं पे आप एक अज्ञात लेखक है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, पर उसने जो अपनी रचना दी है पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी, ये बहुत बड़ी रचना है और इसमें लाल सागर का विवरण दिया कि उस समय लाल सागर में जो व्यापारिक मामले थे क्या था उस समय, है ना, उस समय का जो विवरण है वो पेरिप्लस ऑफ द एथ्रियन सी में है। और जो इसके लेखक है उनका अभी तक पता नहीं चला है, तो अज्ञात लेखक है, ठीक है। तो यही में पूछ लिया जाता है कि पेरिप्लस ऑफ द सी में क्या है, तो किसका वर्णन है, तो लाल सागर का, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। वहीं पे चीनी वृत्तांत में हम देखेंगे फाइयन, जिसकी रचना है फूको की, ठीक है, ये चीन से आया हुआ था। और ये कब आया था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया हुआ था और इसने उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया है। तो अगर ये पूछ लीजिए कौन सा चीनी था जिसने अपने ग्रंथ में या पुस्तक में फोकू की जो किसने रचना की है, सामाजिक आर्थिक धार्मिक जो स्थिति है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की, वो किस पुस्तक में मिलती है, तो आप ये बता सकते हैं कि फाइयान की रचना है और फोकू की उसकी रचना है। वहीं पे ह्वेनसांग जो द्वितीय चीनी यात्री था और उसने सी क्यू की, जो वो हर्षवर्धन के काल में आया था और 629 ईसा पूर्व में वो आया हुआ है और हर्षवर्धन उसमें वो हर्षवर्धन का शासन काल था। यहीं पे इत्सिंग एक और चीनी यात्री था जिसने इत्सिंग उसका नाम है और उसने क्या किया, नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उस समय प्राचीन में, उसकी जो वर्णन है, उसकी जो व्यवस्था थी उसकी वर्णन की गई है। वहीं पे अरबी लेखक में आप देखेंगे सुलेमान यह पाल एवं प्रतिहार के समय में आया था, 9वीं सदी में भारत आया था। और वहीं पे एक अल-बुरूनी जो लेखक है, उसने तहकीक-ए-हिंद किताब उल हिंद, उसको मतलब हिंदी में तहकीक-ए-हिंद उसने उर्दू में लिखी है और वहीं पे किताब उल हिंद जो शब्द है वो
हम हिंदी के लिए प्रयोग करते हैं। तो वहीं पे ये महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था और उसका समकालीन है जो भारत में आया था। और उसने क्या किया हुआ है कि भारत के निवासियों के सामाजिक और आर्थिक दशा का उसने इसमें वर्णन किया है तहकीके हिंद में। तो अगर पूछे तहकीके हिंद किसकी रचना है तो वह आप बता सकते हैं अल-कुलूनी की रचना है। ठीक है, अब आपने देखा, हमने इसमें देखा कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से, धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से, साहित्यिक जो ग्रंथ है वो कौन कौन से, और विदेशी स्रोत में यूनानी, रोमन और अरबी और चीनी लेखकों का हमने इसमें वृत्तांत देख लिया। अब हम भवन एवं स्मारक, इनको एक एक करके जो भी हैं, जो वेद पुराण है, इनमें क्या क्या चीज की व्याख्या की गई है ना, ये क्या जानकारी प्रदान करते हैं। हमने तो ये देख लिया कि ये क्या है, पर ये क्या चीज बताते हैं हमें। अगर ये राज तरंगिणी है कलहड़ की, तो उस समय जो ऐतिहासिक तक झलक में थी वो किस आधार पे ऐतिहासिक तक झलक में थी, या कोई भी यहाँ की रचना है, जैसे यूनानी और हेरोडोटस हिस्टोरिका में उसने क्या वर्णन किया है ना, इंडिका में मेगास्थनीज ने क्या वर्णन किया है, तो ये हम सब देखेंगे। जैसे एक टॉपिक पुरातात्विक का आएगा पूरा, फिर ये वाला आएगा धर्म घनत्व साहित्य, एक वीडियो इस पे आएगी, और विदेशी स्रोत पे भी आएगा। एक 3 वीडियो टोटल आने वाली है इस पे, और जिसमें बहुत विस्तृत जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।